आवाज सही है। गुड मॉर्निंग। एक दो दिन क्लास में छुट्टी हो गई, मेरी तबीयत थोड़ी अचानक खराब हो गई थी, इसी वजह से। और कोई बात नहीं है। तो हम लोग शायद इतिहास लेखन परंपरा पढ़ रहे थे, उसमें काल विभाजन को देख रहे थे। काल विभाजन में हम लोग राम कुमार वर्मा, राम शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था, उसमें वहां तक पहुंच चुके थे। आज ये काल विभाजन की 8वीं क्लास है, अर्थात साहित्यहास लेखन परंपरा की ये 8वीं क्लास है। और आज हम सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन को देखते हैं, और फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण और विद्वान बचे हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने जो काल विभाजन देखा, साहित्यहास लेखन परंपरा, यानी 7 क्लास आप लोगों ने देख लिया। उसमें सभी इतिहासकारों की विवेचना हम लोग अच्छे से कर चुके थे, ताकि कोई प्रश्न यहाँ से अछूता ना रह पाए। सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद आज क्लास 8वीं है, इसमें हम सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन को देखते हैं। लिखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने काल विभाजन किया है। अच्छा, एक बात और, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी है। तो किस पुस्तक में इन्होंने काल विभाजन किया है? क्योंकि इन्होंने तो एक पुस्तक लिखी नहीं, 3 पुस्तक लिखी है। तीनों का नाम आप लोग को बता दिए थे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य आदिकाल, याद है ना? हाँ, ठीक है। तो किस पुस्तक में इन्होंने काल विभाजन किया है? तो इन्होंने काल विभाजन किया है, इनकी जो रचना थी, क्या नाम था रचना का? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में। किस रचना में किया है? तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसी पुस्तक में इन्होंने काल विभाजन किया है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1952 ईस्वी था ना? 1952 ईस्वी। इसी पुस्तक में इन्होंने काल विभाजन किया है। इन्होंने काल विभाजन किस आधार पर किया है और संमत में किया है या ईस्वी में? तो इन्होंने इस पुस्तक में ईस्वी में काल विभाजन किया है। इससे पहले विद्वानों को हम लोग देख रहे थे, तो लगभग सभी विद्वानों ने किस में किया था? विक्रम संमत में ही कालखंडों को बांटा था, लेकिन ये पहली बार अपनी इस पुस्तक में ईस्वी में बांटते हैं। सबसे पहले क्या बांटे हैं? सबसे पहले इन्होंने नाम रखा आदिकाल। सबसे पहले क्या नाम रखा? आदिकाल। और आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक मानते हैं? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का सीमा किसको मानते हैं? आदिकाल को। नंबर 2, इसका नाम है भक्ति काल, अर्थात पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल का समय सीमा कब से कब तक है? 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। याद रखेंगे, इन्होंने ईस्वी में इसका विभाजन किया है, ईस्वी तक। नंबर 3, उत्तर मध्य काल, अर्थात रीति काल जिसको बोलते हैं। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक को इन्होंने क्या कहा? उत्तर मध्यकाल कहा। और नंबर 4, अंतिम जो किए हैं, आदिकाल हो गया, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल, और चौथा क्या था? आधुनिक काल।
इनका विभाजन सटीक है। आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय सीमा कब से कब तक माने हैं? आधुनिक काल का समय सीमा 1900 ईस्वी से लगातार, 1900 ईस्वी से लगातार ये मानते हैं। किसका समय सीमा? आधुनिक काल का समय सीमा। ठीक है, तो ये बंटवारा अर्थात ये काल विभाजन किनके द्वारा किया गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन था। इससे पहले हम लोग क्लास 7 में देख चुके थे, ये 8वीं क्लास थी और आज यहाँ तक ही हुई है। एक बार थोड़ा बैक होके देख लीजिए, ये 8वीं क्लास है और 8वीं क्लास में आज सबसे पहले हम लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन को देखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन को देख लेते हैं। नंबर 2 लिख लीजिए। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन, किया गया काल विभाजन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो काल विभाजन किया है वो किस आधार पर किया है? इन्होंने मूलतः 3 प्रकार के काव्य की बात कही थी, याद होगा कि गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक और मध्यकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा था। जिस समय इतिहास लेखन पढ़ा रहे थे उस समय इसके बारे में समझाए थे। पहला को इन्होंने बोला था धर्माश्रय काव्य, दूसरा को राजाश्रय काव्य और तीसरा को लोकाश्रय काव्य। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भाग 1 और भाग 2 में काल विभाजन किया है। तो वो काल विभाजन का स्वरूप क्या है और उस काल विभाजन में ये आदिकाल या मध्यकाल का समय कब से कब तक मानते हैं उसको देख लेते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में जो काल विभाजन किया है उस पुस्तक का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। भाग 1 का प्रकाशन 1964 में था और भाग 2 का प्रकाशन 1965 में था। ये लिखा चुके हैं। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है सबसे पहले क्या माना था? सबसे पहले माना था प्रारंभिक काल। क्या माना? प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक काल का समय सीमा कब से कब तक माना? 1184 ईस्वी से 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक प्रारंभिक काल का समय सीमा गणपति चंद्रगुप्त 1184 से कब तक मानते हैं? 1350 ईस्वी तक मानते हैं। नंबर 2 का नाम रखा मध्यकाल। क्या नाम रखा? मध्यकाल। मध्यकाल का समय सीमा कब से कब तक मानते हैं? 1350 ईस्वी से 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी, 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, इसका इन्होंने नाम रखा मध्यकाल। दूसरी बात है, इन्होंने इस मध्यकाल को फिर 2 भागों में बांटा। थोड़ा बारीकी से देख लीजिए, इन्होंने इस मध्यकाल को फिर 2 भागों में बांटा है। भाग 1 का नाम रखा पूर्व मध्यकाल और भाग 2 का नाम रखा उत्तर मध्यकाल। भाग 1 क्या नाम रखा? पूर्व मध्यकाल। अगर पूर्व मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल का समय सीमा मानते हैं 1350 से 1500 ईस्वी तक। 1350 से 1500 ईस्वी तक जो नाम रखा वो रखा पूर्व मध्यकाल। अगर इसके दूसरे भाग को देखें कि दूसरे भाग का नाम क्या रखा, तो दूसरे भाग का नाम रखा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल का समय सीमा ये रखते हैं 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। ये नाम जो है ये उत्तर मध्यकाल का ये रखते हैं। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन प्रारंभिक काल
1184 से 1350, मध्यकाल अर्थात भक्ति काल जिसको आप लोग बोल सकते हैं 1350 से 1857 तक। अब देखिए मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में कर दिया, एक का नाम रखा पूर्व मध्यकाल अर्थात पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को बोल सकते हैं, उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल को कहा जा सकता है। तो ये दोनों को मिलाकर इन्होंने मध्यकाल रख दिया, यानी कि एक में ही इन्होंने भक्ति काल और रीति काल को समेट लिया था। ठीक है। और नंबर 3 इन्होंने रखा आधुनिक काल। नंबर 3 क्या रखा? आधुनिक काल। और आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना? तो आधुनिक काल का समय मानते हैं 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। ये नाम रखे, ये किए हैं इन्होंने आधुनिक काल का। अब बात ये है यहाँ पे कि अगर इनके द्वारा किया गया काल विभाजन, यानी कि गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन को अगर देखें तो प्रारंभिक काल यहाँ से 1184 से 1350 ईस्वी तक, मध्यकाल 1350 से 1857 ईस्वी तक। ठीक है। आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी तक। पर 1857 से 1965 ईस्वी तक तो इन्होंने आधुनिक काल माना, तो 1965 ईस्वी के बाद का काल क्या कहलाएगा? बात है ना कि 1965 ईस्वी तक ये मान लिए हैं प्रभु। ठीक है। इसके बाद हिंदी साहित्य में रचनाएं नहीं हुई क्या? इसके बाद भी ऐतिहासिक पुस्तकें यानी कि उपन्यास, नाटक, साहित्यिक पुस्तकें लिखी गई ना, उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, अनेक विधाओं में रचना हुई। तो वो सब जो रचनाएं प्रकाशित हुई 1965 ईस्वी के बाद, उसको कहाँ रखें, उसका इन्होंने निर्धारण नहीं किया है। अर्थात ये बंटवारा सही नहीं है, क्योंकि आधुनिक काल को अगर देखा जाए तो आधुनिक काल तो आज भी चल रहा है, अद्यतन है। आज भी अगर 2024 में हम लोग हैं दिसंबर में, तो 2024 दिसंबर में भी तो रचनाएं हो रही होगी, कोई ना कोई विद्वान तो लिख रहे होंगे। नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास, अनेक विधाओं में आलोचना, संस्मरण, जीवनी सब कुछ लिखी जा रही है। ठीक है। तो वो किस कालखंड में रखेंगे? आधुनिक काल तो इन्होंने यहाँ तक ही खत्म कर दिया। तो ये बंटवारा उचित नहीं है, परंतु इन्होंने किया है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आलोचना करना हम लोगों का धर्म है। हम लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आलोचना करना धर्म है। कि अगर आधुनिक काल का 1857 से लेकर 1965 ईस्वी तक माना है, तो 1965 ईस्वी के बाद का समय क्या कहलाएगा? क्वेश्चन मार्क लग गया ना। ये बंटवारा उचित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने इसको 3 कालखंडों में बांटा है। लेकिन एक बात और बता देते हैं कि जब गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया, इनके द्वारा वैज्ञानिक इतिहास लिखी गई थी, जो पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1964 में और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1965 ईस्वी में, तो उस समय आपको एक चीज बताए थे कि इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में 3 प्रकार के काव्यों की बात कही थी। ठीक है। उसको 3 श्रेणियों में विभक्त किया था, राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय। तो राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय में कौन कौन से काव्य आते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आगे लिखिए। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकालीन, प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा था। 3 श्रेणियों में बांटा। 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? तो पहली श्रेणी जो थी उसका नाम था, जो पहली श्रेणी रखी गई थी इनके द्वारा, उसका नाम रखा गया था धर्माश्रय में रचित साहित्य। क्या नाम रखा? धर्माश्रय। धर्म धन आश्रय, धर्म धन आश्रय, क्या बना? धर्माश्रय। यानी कि कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ स्वर संधि है। धर्माश्रय में
रचित साहित्य। अब धर्माश्रय में रचित साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं आएंगी या कौन 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 सा कालखंड आएगा, इसको देख लीजिए। धर्माश्रय में रचित साहित्य, इसके अंतर्गत हम लोग किसको किसको रख सकते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग लगभग इन पुस्तकों को रख सकते हैं। नंबर 1 में अगर देखें तो संत काव्य परंपरा इसी में आएगी। संत काव्य परंपरा को इन्होंने धर्माश्रय में रचित साहित्य के अंतर्गत रखा, संत काव्य परंपरा। नंबर 2 पौराणिक रीति परंपरा। पुराण में इक प्रत्यय जुड़ने से पौराणिक शब्द बना है। पौराणिक रीति परंपरा, पौराणिक रीति परंपरा को भी इन्होंने धर्माश्रय में रचित साहित्य का नाम दिया है, पौराणिक रीति परंपरा। अगर तीसरे की बात करें कि तीसरा इन्होंने किसमें किसको रखा है, तो पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा को भी इन्होंने इसी में रखा है। पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा को इन्होंने इसी में रखा है। किसमें? धर्माश्रय में रचित साहित्य के अंतर्गत। नंबर 4 रसिक भक्ति साहित्य। रसिक भक्ति काव्य परंपरा, ये चार को इन्होंने धर्माश्रय में रचित साहित्य के अंतर्गत रखा है। कौन कौन? संत काव्य परंपरा। देखिए संत काव्य परंपरा अगर ऐसे विस्तार से थोड़ा सा समझें तो ये भक्ति काल का विषय है। भक्ति काल में 2 ही परंपरा थी ना, संत काव्य और सूफी काव्य। निर्गुण के अंतर्गत 2 थी, संत और सूफी, और सगुण के अंतर्गत 2 थी, कृष्ण और राम। तो संत काव्य परंपरा को इन्होंने किस में रखा? धर्माश्रय, जो धर्म के आश्रय में लिखी गई। पौराणिक रीति परंपरा, रीति तो थी परंतु किस आधार की? पौराणिक रीति परंपरा थी, जिसमें अनेक बिंदुओं का ध्यान भी रखा गया था। रीतिकालीन रीति परंपरा जो थी, यानी रीतिकाल की जो परंपरा थी काव्य की, वो अलग है और पौराणिक रीति परंपरा अलग है। पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, काव्य था लेकिन किस प्रकार का? प्रबंध काव्य था। मुक्तक काव्य या गेय काव्य नहीं लिखे गए, बल्कि किस रूप में लिखे गए? प्रबंध काव्य लिखे गए। और प्रबंध काव्य क्या होता है आप लोगों को बता चुके हैं। रसिक भक्ति काव्य परंपरा, भक्ति भी थे लेकिन रस के रूप में थी, जो लोगों को आकर्षित करे, लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर करे और लोगों को उसमें भगवत आनंद की प्राप्ति हो, वो रसिक काव्य परंपरा कहलाती है। भगवत आनंद का मतलब होता है जो ईश्वर में ही सब कुछ देखता हो और ईश्वर को ही अपना परम मानता हो, ईश्वर से ही प्रेम करता हो, तो वो रसिक भक्ति काव्य परंपरा। ये 4 किसमें लिखे गए थे? ये धर्माश्रय में रचित साहित्य में लिखे गए थे। अब आगे आइए, राजश्रय में रचित साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी परंपरा आती है उसको देख लेते हैं। नंबर 2 राजाश्रय में रचित काव्य परंपरा। राज्याश्रय, राज्य धन आश्रय, राजाश्रय में रचित साहित्य, राजाश्रय में रचित साहित्य। अब राजाश्रय में रचित साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाओं को इन्होंने या किस किस परंपरा को रखा, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो इसमें रखा है वो रखा है मैथिल गीति परंपरा। मैथिल अर्थात मिथिला, मैथिल गीति परंपरा, मिथिला की गीति परंपरा को भी इन्होंने इसी में रखा है। मैथिल गीति परंपरा को किसमें रखा है? राजाश्रय में। अर्थात मैथिल गीति परंपरा का सीधा संबंध यहाँ विद्यापति से हुआ था, और विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे, याद है ना, जब विद्यापति को पढ़ा रहे थे तो वो राजाश्रय में हुआ। राजा के आश्रय में रहकर जो लिखी गई वो राजाश्रय कहलाई, धर्म के आश्रय में रह के लिखी गई वो धर्माश्रय कहलाई। चलिए, मैथिल गीति परंपरा। ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक, देखिए ऐतिहासिक रास काव्य। ऐतिहासिक रास काव्य क्या होता है? रास काव्य आदिकाल में पढ़ाए हैं। ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, हाँ फिर से पढ़ा देंगे। ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा भी कहाँ रखी गई?
राजश्रय में रखी गई। नंबर 3, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा। आदिकाल फिर शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र काव्य, चरित्र काव्य परंपरा, रास काव्य, चरित्र काव्य, फागु काव्य क्या होता है वो बता चुके हैं, फिर बता देंगे। ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, इन सबों को कहाँ रखा इन्होंने? रखा राजश्रय में रचित काव्य परंपरा के अंतर्गत। नंबर 4, चौथा को देख लीजिए, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा। ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, मुक्तक काव्य परंपरा को भी इन्होंने इसी में रखा। एक भाग इन्होंने और किया है जिसका नाम रखा शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा। शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा। इतना, यानी कि इन 5 खंडों को ये राजश्रय में रचित साहित्य काव्य को देख लेते हैं। अगर चरित्र काव्य को देख लें, फागु काव्य को देख लें, तो मुक्तक काव्य को देख लें, या शास्त्रीय मुक्तक काव्य को देख लें, तो ये सभी किस में आ जाता है? ये सब ऐतिहासिक राजश्रय में रचित, जो राजा के आश्रय में रहकर लिखी गई थी। यानी इसमें अधिकांश रचनाएं वो हैं जो आदिकाल के उत्तरार्ध में लिखी गई थी। अब एक और बचा, कौन सा? लोकाश्रय में रचित काव्य। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजश्रय में रचित साहित्य के अंतर्गत कौन नहीं है या कौन है? तो ये 5 या 4 जो लिखा रहे हैं वो है, इसके अलावा और नहीं है। नंबर 3 पे आइए और नंबर 3 में लिख लीजिए नंबर 3, लोकाश्रय में रचित काव्य। लोकधन आश्रय, लोकाश्रय में रचित साहित्य। तो लोकाश्रय में रचित साहित्य में ज्यादा नहीं है, 2 ही आएंगे इसमें। कौन कौन? एक तो आ जाएंगे रोमांसिक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। और एक आ जाएंगे स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। ये दोनों किसमें आ जाते हैं? लोकाश्रय में रचित काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो ये विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ये विभाजन किया गया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा किया गया काल विभाजन। क्लास ये 8वीं है। सबसे पहले आज हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन देखा। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रथम भाग 1964 और द्वितीय भाग 1965 में प्रकाशित हुई थी, उसके आधार पर जिन्होंने जो काल विभाजन किया था उसको देख लिए। और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य, देखिए प्रारंभिक अर्थात भक्त आदिकाल, और मध्यकालीन का मतलब क्या हुआ कि भक्ति काल भी आएगा और रीति काल भी, में 3 श्रेणियों में बांट दिया था। 3 श्रेणियों में बांटा था। तो वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? पहला था धर्माश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य के बाद राजाश्रय में रचित साहित्य, और तीसरा था लोकाश्रय में रचित साहित्यिक परंपरा। तो इन तीनों के बाद इनके द्वारा जो किया गया काल विभाजन था ये समाप्त हुआ। ठीक है, अगले विद्वान की ओर हम लोग चलते हैं और इनके द्वारा काल विभाजन को पढ़ते हैं। तो आगे लिख लीजिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया काल विभाजन। नंबर 4, सॉरी नंबर 3 होगा ना, 3 ही पढ़े आज। नंबर 3 आचार्य विश्वनाथ, महादेव का नाम है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया काल विभाजन। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया काल विभाजन। इनका बंटवारा भी
विक्रम संवत में है और स्पष्ट है, देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बंटवारा किया है उसका नाम रखा इन्होंने आदिकाल। क्या नाम रखा? आदिकाल। और आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक रखा? तो विक्रम संवत, कब से? विक्रम संवत 1000 से 1400 विक्रम संवत तक। आदिकाल विक्रम संवत 1000 से 1400 तक। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का समय कब से कब तक माना है? तो विक्रम संवत 1400 से लेके 1700 तक। 1400 से 1700 तक, इसको क्या नाम रखा? पूर्व मध्यकाल। नंबर 3, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल का समय सीमा कब से कब तक माना है? देखिए, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल बोला जा सकता है ना, और उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या नाम रख दिया था? श्रृंगार काल। ऐसे नामकरण हम लोग आगे देख लेंगे। तो उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल को समय सीमा विक्रम संवत 1700 से, विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। 1900 तक ये काल विभाजन किसका हो गया? 1900 तक, उत्तर मध्यकाल। और नंबर 4 पे आइए और लिख लीजिए आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल का समय सीमा कब से कब तक है? तो विक्रम संवत। अब देखिए, विक्रम संवत में 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ईस्वी सन निकल जाएगा। विक्रम संवत 1900 से लगातार, 1900 से लगातार अर्थात अब तक का जो समय था वो आधुनिक काल कहलाया। और यही काल विभाजन किया गया किसके द्वारा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया काल विभाजन है। इन्होंने इस आधार पर ही काल विभाजन किया है। ठीक है, ये 3 हो गए। हाँ, लगभग आज देख लेते हैं सबको। इसके बाद हम लोग एक मोस्ट विद्वान को पढ़ते हैं, जिनके आधार पर आज तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया काल विभाजन। आज सबसे पहले उनको भी देख लीजिए। 3 तो देख लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी देख लिए, गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आज सबसे पहले देख लीजिए डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया काल विभाजन। नंबर 4 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने काल विभाजन किस आधार पे किया है इसको देखिए। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन। अभी सिर्फ काल विभाजन की बात कर रहे हैं, मैं नामकरण की बात नहीं कर रहा हूं। नामकरण अलग से बताएंगे, खिचड़ी मत बनाइए ना, फिर परेशान हो जाएगा, ये हो जाइएगा समझने में और याद करने में भी कठिनाई होगी। तो सबसे पहले इनके द्वारा किया गया जो काल विभाजन है इनको देख लेते हैं। ये काल विभाजन किस पुस्तक में है? इनकी एक पुस्तक है ना जो डॉक्टर लाला हरदयाल के साथ इन्होंने संपादन किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका संपादन इन्होंने किया है, लेखन नहीं किया है। उस समय भी बताए थे, आज भी बता देते हैं कि हिंदी साहित्य का इन्होंने इतिहास लिखा, तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो 12 भागों में है। और इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो किया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो संपादित पुस्तक है इनकी। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन इन्होंने किया है किसके साथ मिलकर? लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो काल विभाजन किया है वो देख लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले क्या नाम रखा? आदिकाल। सबसे पहले आदिकाल ही आएंगे ना, आदिकाल। और आदिकाल, आदिकाल, आदिकाल का समय अगर देखें तो आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो आदिकाल का समय माना गया है 7वीं शताब्दी, ऐसे लिखिए, 7वीं शती मध्य, 7वीं शती मध्य से
14वीं सदी, 14वीं सदी मध्य तक, 7वीं सदी मध्य से लेके 14वीं सदी मध्य तक का जो समय है वो किसको रखा? आदिकाल को रखा। नंबर 2, नंबर 2 में देखिए तो भक्ति काल है। भक्ति काल, भक्ति काल का अगर समय देखें तो 14वीं सदी मध्य से, 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक, 17वीं सदी मध्य तक। ये काल विभाजन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। आदिकाल 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक। नंबर 3 में आइए रीतिकाल। रीतिकाल, रीतिकाल कब से? तो 17वीं सदी, 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक, 19वीं सदी मध्य तक ये काल विभाजन किया गया किसका? रीतिकाल का। और नंबर 4 आधुनिक काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना है? 19वीं सदी मध्य से लगातार, 19वीं सदी मध्य से लगातार। ठीक है, ये काल विभाजन किया गया किसका? आधुनिक काल तक का। अब आधुनिक काल तक के बाद का जो काल विभाजन किया गया वो थोड़ा अलग है। जैसे देखिए, आधुनिक काल के बाद इन्होंने इसका पहला खंड निकाला। आधुनिक काल को फिर इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? तो बांट देते हैं। आधुनिक काल के बाद इन्होंने मुख्य रूप से इसको 4 खंडों में बांटा। ठीक है, आधुनिक काल को 4 खंडों में बांटा। तो पहला खंड क्या है? पहला खंड जो है यानी इसको खंड क कर दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। आधुनिक काल का पहला खंड, इनका नाम रखा भारतेंदु काल। क्या नाम रखा? भारतेंदु काल। और भारतेंदु काल का एक अन्य नाम भी है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल या पुनर्जागरण काल। इसका समय सीमा कब से है? 1857 से, 1857 ईस्वी से कब तक? 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक का जो समय था वो कहलाया भारतेंदु काल या पुनर्जागरण काल। यहां तक लिख लीजिए, आगे चलते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा किया गया ये काल विभाजन है। आदिकाल 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक, और उसके बाद आधुनिक काल 19वीं सदी मध्य से लगातार। और आधुनिक काल को फिर इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा है। पहले का नाम रखा भारतेंदु काल अर्थात पुनर्जागरण काल, 1857 से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद आइए नंबर 2 अर्थात ख, इसका नाम रखा द्विवेदी काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी काल। द्विवेदी काल का अन्य नाम क्या रखा? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। और जागरण सुधार काल का समय सीमा कब से कब तक रखा? 1900 से 1900 ईस्वी से 1918 तक ना, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय रखा वो जागरण सुधार काल कहलाया। नंबर ग, तीसरे नंबर पर देख सकते हैं तो तीसरा नंबर पर छायावाद रख सकते हैं हम लोग।
छायावाद, छायावाद का समय सीमा कब से कब तक है? 1900, देखिए ये अलग रखते हैं, 1918 से 1938 ईस्वी तक ये मानते हैं, 1918 से 1938। हाँ, आप लोग को 36 ही मानना है, 18 से 36, लेकिन ये कब से कब तक मानते हैं? 1918 से 1936 तक ये मानते हैं। और घ नंबर अर्थात चौथा जो था वो था छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल। और छायावादोत्तर काल का समय सीमा कब से कब तक है? ये 1938 ईस्वी से प्रारंभ है, 1938 ईस्वी से प्रारंभ। कब से प्रारंभ है? 1938 ईस्वी से प्रारंभ, क्योंकि इन्होंने इसका फिर दो भाग किया है, छायावादोत्तर काल का इन्होंने दो भाग कर दिया है। एक का नाम रखा प्रगति प्रयोग काल, प्रगति प्रयोग काल, एक का नाम रखा प्रगति प्रयोग काल, और एक का नाम रखा नवलेखन काल। एक का नाम क्या रखा? नवलेखन काल, नवलेखन काल, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। अब देखिए प्रगति प्रयोग काल का समय सीमा कब से कब तक मानते हैं? तो ये मानते हैं 1938 ईस्वी से लेके 1953 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक का जो समय है वो प्रगति प्रयोग काल के अंतर्गत डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। और नवलेखन काल का समय ये मानते हैं 1953 ईस्वी से अद्यतन अर्थात आज तक, अद्यतन ये मानते हैं। किसका समय से काल? अद्यतन। ये किसके द्वारा है? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा है। ये काल विभाजन जो है पूर्णतः प्रमाणिक है। देख लिए एक बार फिर थोड़ा, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा किया गया काल विभाजन है आदिकाल 7वीं शती मध्य से 14वीं शती मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती मध्य से 17वीं शती मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती मध्य से 19वीं शती मध्य तक, आधुनिक काल को फिर इन्होंने बांटा। और आधुनिक काल के अंतर्गत पहला रखा भारतेंदु या पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी तक। इसके पश्चात द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल 1900 से 1918 तक, छायावाद 1918 से 1938 तक ये मानते हैं, 36 तक नहीं, ये मानते हैं 38 तक। लेकिन ऐसे आप लोग को अगर इनके अनुसार पूछे, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार तो 1938, और ऐसे किसी विद्वान के आधार पर ना सर्वमान्य मत पूछे तो 36। छायावादोत्तर काल को इन्होंने फिर दो भागों में बांट दिया, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का जो समय सीमा है वो 1938 से 1953 ईस्वी तक है, और नवलेखन काल 1953 से अद्यतन अर्थात आज तक है। ये बंटवारा जो है किसके द्वारा है? ये है डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। चलिए तो ये आज हम लोग किनको पढ़ चुके हैं, थोड़ा एक बार देख लीजिए। ये क्लास 8वीं है साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त के पश्चात विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बाद डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, अर्थात 4 विद्वानों के द्वारा किया गया काल विभाजन हम लोग देख चुके हैं। और कल ये काल विभाजन समाप्त हो जाएगी और आदिकाल शुरू करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके पश्चात हम लोग जो विद्वान और बचे हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, रामखिलावन पांडे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, मोहन अवस्थी हैं, और एक महत्वपूर्ण नागरी प्रचारणी सभा काशी जो काल विभाजन किया है, उसके आधार पर कल बांट के फिर हम लोग हिंदी में प्रथम कवि कौन है, कवित्री कौन है, करने के पश्चात आदिकाल की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।